नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वैक्सीन इंडेमनिटी क्या होता है। ये शब्द अभी रिसेंटली चर्चा में है क्योंकि फाइजर जिसने एक वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के खिलाफ, वो भारत में अप्रूवल के लिए सरकार से ये कह रही है कि वैक्सीन इंडेमनिटी हमें दी जाए। तो ये फाइजर की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है। तो इस इंडेमनिटी का मतलब क्या है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप इंडेमनिटी शब्द का मतलब समझिए। यह आता है इंडेमनीफाई से। इंडेमनीफाई क्या होता है कि अगर किसी को कोई भविष्य में नुकसान हो सकता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा, वो होता है इंडेमनीफाई करना। तो ये टर्म मोस्टली इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड होता है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। मान लीजिए आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं या बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपने एक पैसा दिया है, प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आपकी कार या बाइक को कोई नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका खर्चा या उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। तो वहां पर इंडेमनिटी आ गई है, ठीक है, वो एक प्रॉमिस आ गया है, वचनबद्धता आ गई है कि अगर कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति करी जाएगी। इसी प्रकार से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से भी ये उम्मीद रखी जाती है कि अगर उनकी वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट होता है, मेजर साइड इफेक्ट है जिसके कारण किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़े या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में उसको पैसा देना, उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देना, अगर केस हो जाता है तो वो कंपनी का काम होगा, कंपनी की जिम्मेदारी होगी, और फाइजर उससे बचना चाहता है। तो इस मुद्दे के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां कर सकते हैं, और अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, उसमें आप हिस्सा लेकर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल सकती है कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। ऑल यू नीड इज दिस कोड टू एनरोल फॉर कॉम्बैट। भारत की केंद्र सरकार और फाइजर पिछले कई हफ्तों से बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस एग्जैक्ट क्लॉज। तो ये वैक्सीन इंडेमनिटी इसीलिए पिछले कई दिनों से न्यूज में भी चल रहा है। फाइजर क्या डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट उन्हें इंडेमनीफाई करे अगेंस्ट लॉसूट, यानी कि अगर कोई केस हो जाता है तो फाइजर उसके लिए पैसा नहीं देगी। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है रिगार्डिंग इट्स वैक्सीन तो उसके लिए फाइजर को भारत में पैसा नहीं देना पड़ेगा, लॉसूट का भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये फाइजर कंपनी चाहती है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल बन चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स भारत सरकार ये क्यों चाहेगी, वो यही चाहेगी कि अगर ऐसा कोई लॉसूट आता है तो पैसा कंपनी दे। तो ये एक मेजर हर्डल बन गया है इस वैक्सीन के भारत में रिलीज होने के लिए या अवेलेबल होने के लिए। याद रखिए, फाइजर बायोएनटेक की जो ये वैक्सीन है, इसका पूरा नाम है फाइजर बायोएनटेक, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है, तो ये थोड़ी सी अलग प्रकार की वैक्सीन है। अभी तक कोई mRNA बेस्ड वैक्सीन भारत में नहीं ओके हुई है, तो ये पहली होगी, और ये यूएसए में सबसे ज्यादा चल रही है। यूएस और यूके में फाइजर की वैक्सीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी गई है, तो इसलिए अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया है बिकॉज ऑफ दिस इंडेमनिटी क्लॉज। फाइजर ने ये क्लॉज दुनिया के कई देशों में साइन किया है, इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड यूएस। तो वहां की सरकारों ने ये क्लॉज साइन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो सरकार उसको देखेगी, फाइजर कंपनी के ऊपर कोई लॉसूट नहीं होगा। लेकिन भारत ने इस प्रकार का इंडेमनिटी क्लॉज किसी अन्य वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को नहीं दिया है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी हो, किसी को भी इस प्रकार का क्लॉज साइन नहीं करवाया गया है। यानी कि अगर उनकी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी होगी, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। और जिम्मेदारी से मेरा मतलब है यहाँ पर कॉम्पेंसेशन, कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है साइड इफेक्ट्स के कारण और कोई केस कर देता है तो उसके लिए जो पैसा होगा, कॉम्पेंसेशन होगा, वो ये कंपनियां ही देंगी। लेकिन भारत की समस्या क्या है कि जो अभी एग्जिस्टिंग 2 वैक्सीन है उनसे हमारा काम नहीं चल रहा है। स्पुतनिक भी ओके हो गई है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। तो 2 वैक्सीन से मेजर तौर पर भारत अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है, और इनसे हमारा काम नहीं हो रहा है उतना तेजी से जितना होना चाहिए। एज ऑफ 20th में हमारी आबादी में केवल 10.6% लोगों को टीका लगा था। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये प्रतिशत 11 पॉइंट समथिंग हो गया होगा, और वो भी 2011 के सेंसस के डेटा के अनुसार है, 2021 की आबादी के अनुसार नहीं है। तो मान के चलो आप रफली 10% के आसपास आबादी को ही सिर्फ एक टीका लगाया, अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सो आवर प्रोग्राम इज गोइंग स्लोअर देन एक्सपेक्टेशंस, और भारत को तेजी से इस प्रोग्राम को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जितनी ज्यादा हो सके वैक्सीन मिल जाएं, उसकी आवश्यकता रहेगी। अभी भी भारत में जो डेली केसेस हैं वो 2 से 2.5 लाख के बीच में चल रहे हैं, इवन इन द थर्ड वीक ऑफ मे। तो पीक जरूर जा चुका है, लेकिन अभी भी केसेस का नंबर अच्छा खासा है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करें तो भारत काफी पीछे है अपने आबादी को वैक्सीनेट करने में। कई देश इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये काफी आगे हैं। हालांकि आप ये कह सकते हो कि इनकी आबादी कम है, लेकिन यूएस की आबादी अच्छी खासी है। यूएस की आबादी 32 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पर ये जो वैक्सीनेशन का प्रतिशत है 50 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे में भारत अभी बड़े देशों में अगर आप देखो तो 10% के आसपास है, विच इज क्वाइट लो।
अप्रैल 2021 में जब भारत में सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी थी और केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे थे, तब भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स हैं, जितनी भी विदेशी वैक्सीन्स हैं, हम सबको अप्रूवल फास्ट ट्रैक में दे देंगे, यानी जल्दी से अप्रूवल दे देंगे अगर ये कंपनियां आकर अप्रूवल के लिए आती हैं, मतलब भारत सरकार के पास। तो उस समय ये लग रहा था सरकार को कि ये सारी कंपनियां आ जाएंगी, दौड़ी दौड़ी आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सभी कंपनियां आई नहीं है परमिशन लेने के लिए। फाइजर कुछ महीने पहले तक भारत सरकार को अप्रोच कर रही थी, लेकिन फरवरी के महीने में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करवा ली थी। जो एप्लीकेशन थी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की, दे हैड विड्रॉन इट, क्योंकि भारत सरकार क्या कहती है कि जो भी आएगा उसको एक ब्रिजिंग ट्रायल करना पड़ेगा। ब्रिजिंग ट्रायल में क्या होता है कि यहां पर उस वैक्सीन का ट्रायल होगा। वैसे ये वैक्सीन सारी विदेशों में अप्रूव हो चुकी हैं क्योंकि उनके ट्रायल्स वहां पर हुए थे। भारत सरकार क्या कहती है कि अगर कोई वैक्सीन यहां पर चलेगी तो उसका यहां पर एक ट्रायल होना जरूरी है। उसको कई बार ब्रिज ट्रायल कहते हैं या ब्रिजिंग ट्रायल्स कहते हैं उसे। तो ये ट्रायल्स होने जरूरी है, लोकल ट्रायल होना बहुत जरूरी है किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले। लेकिन फाइजर जो है वो इस लोकल ट्रायल के लिए अप्रूवल के लिए ओके नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि जब WHO अप्रूव कर चुका है हमारी वैक्सीन को, दुनिया में कई देशों में ट्रायल्स हो चुके हैं, तो हम फिर से यहां पर ट्रायल नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली वैक्सीन को यहां लॉन्च करना चाहते हैं। रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसका ये ब्रिज ट्रायल यहां पर हो गया था, एक लोकल ट्रायल हुआ था और उसके बाद इसे इमरजेंसी ऑथोराइजेशन दिया जा चुका है। अब ये ट्रायल वैसे कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, इट्स अ स्मॉल स्केल ट्रायल, लेकिन फिर भी ये कंपनियां भारत में इस ट्रायल को नहीं करना चाहती हैं ड्यू टू मेनी रीजंस जो इन्होंने कभी पब्लिकली बताए नहीं है। तो इस पर केवल गेस वर्क ही हम कर सकते हैं कि ऐसा ही रीजन होगा प्रॉबेबली कि यहां पर ये ट्रायल का समय नहीं देना चाहती हैं और डायरेक्टली ये मार्केट में उतरकर जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन्स को बेचना चाहते हैं। दिस कुड बी अ प्रोबेबल रीजन, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये थोड़ा सा मतलब गेस वर्क होगा यहाँ पर। तो अभी इशू ये है कि भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो यहाँ पर डेवलप हुई है, एकमात्र हमारी इंडिजिनस वैक्सीन जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है वो तो एक्चुअली एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है, उसको भारत में केवल बनाया जा रहा है कोविशील्ड को। तो कोवैक्सीन जो है इसको अभी WHO की वैक्सीन लिस्ट में अप्रूवल नहीं मिला है। WHO की अपनी एक लिस्ट है और उस लिस्ट में अगर कोई वैक्सीन शामिल होती है तो ही आप उस वैक्सीन को लगाने के बाद दुनिया के कई देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को यूरोप जाना है और उसका वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन कोवैक्सीन से हुआ है, तो फिर वो यूरोप अभी नहीं जा सकता है क्योंकि WHO की लिस्ट में कोवैक्सीन का नाम नहीं है। अगर उसने कोविशील्ड लिया है यानी एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन तो वो जा सकता है बिकॉज दैट इज देयर इन द WHO लिस्ट। तो भारत के लोगों को वैक्सीन पासपोर्ट्स में काफी दिक्कत आएगी क्योंकि अभी तक कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो फाइजर या मॉडर्ना वाली वैक्सीन हैं जो ऑलरेडी WHO की लिस्ट में है, इनको भी भारत में लॉन्च किया जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्री S जयशंकर इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले हैं, पर्सनली दौरे पर जा रहे हैं। बाइडेन सरकार आने के बाद से पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री या कोई भी भारत सरकार से जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो माना जा रहा है कि उसमें वो फाइजर के टॉप ऑफिशियल से भी मीटिंग रखेंगे और इसमें भारत सरकार कुछ कॉम्प्रोमाइज या कुछ प्रोटेक्शन दे देगी फाइजर को, ऐसा अनुमान है। प्रॉबेबली कुछ ऐसा किया जा सकता है जैसे कि अगर कोई लॉसूट आता है, कोई केस आता है, तो उसमें एक लिमिट आ जाएगी कि फाइजर को 2, 3, 4 लाख रुपए देने होंगे। ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए फाइजर को देने पड़ जाएं लॉसूट्स में। इस प्रकार का कुछ प्रोटेक्शन भारत सरकार इन्हें दे सकती है। बदले में फाइजर से भारत सरकार क्या डिमांड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करो, क्योंकि फाइजर की जो वैक्सीन है उसको काफी लो टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है और भारत में उसके लिए सुविधाएं नहीं है। तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन में, रेफ्रिजरेशन में फाइजर कंपनी की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगा जा सकता है बाय इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा अनुमान है। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वैसे भारत के डिप्लोमैट्स और फाइजर के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है, इस बारे में कई न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। और फाइजर की एक स्पोक्सवुमन ने कहा था कि हम बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई डील हुई नहीं है। यहां पर एक बात काफी सरप्राइजिंग है कि फाइजर अपने इंडेमनिटी वाले क्लॉज पर कभी भी झुका नहीं है। उसने फरवरी में एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली भारत से, लेकिन इंडेमनिटी क्लॉज पर उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अगर इस बार भी भारत सरकार ये नहीं मानती है तो प्रॉबेबली वो फिर से पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया फाइजर के लिए, तो वो यहाँ पर इंडेमनिटी क्लॉज को जाने देते हैं या नहीं, ये काफी देखने वाली, क्यूरियोसिटी वाली बात रहेगी। फाइजर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ये बात कही थी कि हम होपफुल हैं कि लोकल ट्रायल वाला जो पॉलिसी है वो सरकार हमारे लिए हटा देगी और इंडेमनिटी के ऊपर तो वो नहीं पीछे हटने वाले हैं, ऐसा ही लग रहा है उनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे हैं फाइजर कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा। अब बात वैक्सीन की कर रहे हैं तो एक और रीसेंट डेवलपमेंट है जो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, ये वहां का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूके की सरकार का, उसने वेरिएंट B16172 पर रिसर्च किया है कि क्या वैक्सीन इसके खिलाफ इफेक्टिव है या नहीं।
तो मैंने जब आपको ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में बताया था, तो ये वही वेरिएंट है जिसको हम भारतीय वेरिएंट नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम चाइनीज वायरस नहीं कहते तो भारतीय वेरिएंट क्यों कहें। लेकिन ये वाला वेरिएंट भारत में सबसे कॉमन रूप से फैल रहा है अभी, और यूके में भी इसके कई केसेस देखे जा चुके हैं। तो इसके खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर हैं, इसका ऑफिशियल स्टडी किया गया यूके के पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा, और इनका जो डेटा है वो रिलीज हो चुका है। तो जो फाइजर की वैक्सीन है वो एक डोज के बाद 55 to 70% इफेक्टिवनेस शो कर रही है, 2 डोज के बाद 85 to 90%। और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका यानी हमारी कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका भी सिमिलर ही यहाँ पर इफेक्टिवनेस है। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि कोविशील्ड जो है वो वेरिएंट्स के खिलाफ इफेक्टिव है, खास करके वो वेरिएंट जो भारत में सबसे कॉमन है उसके खिलाफ इफेक्टिव है। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर अस, थैंकफुली। जिन्होंने भी कोविशील्ड ली है, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछा था कि हमने कोविशील्ड ले ली, म्यूटेंट के खिलाफ कारगर है या नहीं, तो ये डेटा आ चुका है। तो ये तो था सिम्टोमेटिक डिजीज के लिए, हर चीज के लिए एक अलग डेटा होता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी या नहीं, तो यहां पर देखो 90 to 95% केसेस में नहीं है, यहां पर अभी डेटा उपलब्ध नहीं है। ऑक्सफर्ड वाला डेटा अब आएगा। सीवियर डिजीज अगर हो जाती है तो उसका क्या है, वो भी डेटा अभी तक यहां पर आया नहीं है। लेकिन हाँ, सिम्टोमेटिक डिजीज यानी कि सिंपल इन्फेक्शन जो होता है उसके खिलाफ तो काफी कारगर है। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला B1351 वेरिएंट जो था उसके खिलाफ ये वैक्सीन इतनी कारगर नहीं थी, लेकिन जो भारत में पाया जाने वाला वेरिएंट है उसके खिलाफ ये कारगर है। तो दिस इज गुड साइन फॉर अस। तो इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो इन टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी, EMI ऑप्शन अवेलेबल है और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। इस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि भारत के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। प्लस में आपको क्लासेस मिल रही हैं, प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, और आइकॉनिक में इस सब के अलावा पर्सनल गाइडेंस है। आपको एक मेंटोर अवेलेबल कराए जाएंगे, वो आपको मेंटर करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है। ये सारी सुविधाएं आपको आइकॉनिक कोर्स में मिल जाती हैं। तो आइकॉनिक या प्लस आप जो भी कोर्स चूज करें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज दिस कोड। सो डोंट पे दीज प्राइसेस, यूज द कोड एंड यू हैव टू पे दिस प्राइस। ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उस पर इस वक्त 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपके पूरे सिलेबस की तैयारी आपको इस प्राइस में हो जाएगी, और यहां पर भी आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज कर लेते हैं। सो इवन दिस प्राइस यू डोंट हैव टू पे, इसमें भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड गो विथ दिस प्लान, जीएस प्लस ऑप्शनल। अब अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां पढ़ूं, किससे पढ़ूं। बैच बनते हैं यहाँ पर, हर हफ्ते बैचेस बनते रहते हैं, हर महीने बैचेस बनते रहते हैं। आप केवल बैच को ज्वाइन कर लो। तो 26 मई को बैच बनने वाले हैं, हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग और बायलिंगुअल का अलग, तीनों के बैचेस बनते हैं। इनमें से आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर रेगुलर फिक्स टाइम पर क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट की, हर टीचर की। तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने बैच की क्लासेस करते जाइए और आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। हाँ, उसके अलावा आपको अगर दूसरे टीचर्स की क्लासेस देखनी है तो वो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होगा। तो जैसे अभी जो बैच चल रहे हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं इफ यू आर अ प्लस कोर्स सब्सक्राइबर। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं अनअकैडमी की, उनको आप अवेल कीजिए, अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बस एक अनलॉक कोड की आवश्यकता होती है। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है, तो आप इनके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं या तो ऐप पर या फिर unacademy.com पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।